मल में जामा मस्जिद के सामने खाली पड़े मैदान में पुलिस चौकी बनाए जाने का काम शुरू हो चुका है। पुलिस का मकसद है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रह सके। मगर इसी बीच एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के एक बयान से फिर से घमासान मचने लगा है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान के अनुसार संभल में बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन है। इसके अलावा ओवैसी ने अपने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ओवैसी के बयान और पोस्टरबाजी से विवाद बढ़ने लगा है। बीजेपी ने भी मामले पर पलटवार कर दिया है और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि पुलिस चौकी से तो चोर उचक्के घबराते हैं, लेकिन ओवैसी साहब को चौकी के बनने से क्यों चिंता हो रही है। वहीं एसपी भी मामले पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। दो टोक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सुनिए बयान। संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। बताइए, पुलिस 15 मिनट हटा देना ये डेंजरस सिचुएशन नहीं है। पुलिस चौकी का बनना ये डेंजरस सिचुएशन है ओवैसी के लिए। अब देखिए, पुलिस से तो चोर उचक्के, दंगाई, माफिया, गुंडे, ये लोग घबराते हैं। तो ओवैसी साहब क्यों घबरा रहे हैं? पुलिस चौकी आएगी तो ओवैसी साहब को क्यों डर लग रहा है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में ताहिर हुसैन को दिल्ली में टिकट देना है, जो दंगाई है, दिल्ली का सबसे बड़ा दंगाई है। दंगाइयों के साथ खड़े हो जाएंगे, अलगाववादी और आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएंगे और पुलिस और वर्दी पहनने वाले लोगों के मनोबल पर चोट करने का काम करेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति में अपनी वोट बैंक सिक्योरिटी को राज्य और राष्ट्र की सिक्योरिटी के ऊपर रखते हैं। देखिए, मेरे सूत्रों से भी मुझे मालूम हुआ है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये तो एक राजशाही के जमाने में जो होता था, जैसे बादशाह लोग होते थे, जहां उन्होंने उंगली रख दी वो जमीन उनकी हो गई। इसी तरह से आजकल हमारा संभल का प्रशासन भी इसी तरह से काम कर रहा है। उन्हें कम से कम ये देखना चाहिए था कि ये जमीन उनके लिए वैध है या अवैध है। और सवाल पर एक नजर डाले थे। संभल में नई पुलिस चौकी बनी, किसे किसे ये बात चुभी। अब पुलिस चौकी का बहाना, मुस्लिम वोट पर निशाना। प्राचीन सत्यव्रत नगर भाईजान को किस बात का है आखिर डर। संभल पर ओवैसी का नया दावा, नए विवादों की हवा। वहीं संभल पर संग्राम का दौर, पुलिस चौकी से किसे लगा डर। और इसी के साथ चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स भी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी, और दानिश कुरैशी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहला सवाल दानिश जी आपसे, अगर कोई संवेदनशील इलाका है, वहां पर हिंसा हो चुकी है, हिंसा में कई लोगों की जान चली गई और अभी भी वो इलाका संवेदनशील बना हुआ है, तो वहां पर अगर कोई पुलिस चौकी बन रही है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल सवाल ये है कि पुलिस चौकी, पुलिस चौकी, पुलिस चौकी। मुझे ये बताइए कि संभल जनपद में पूरी कितनी स्कूलों की अछत है? आप जानते हैं, स्कूल की अछत के लिए उनके पास जगह नहीं है, लेकिन संभल की चौकी, संभल की चौकी, संभल की चौकी। अब मुझे ये बताइए कि अगर यही व्याख्या दी जाएगी कि वही मस्जिद के सामने के, तो आपको हर एक घर के बगल में एक पुलिस थाना या पुलिस चौकी बनानी पड़ेगी। तो ये कब तक चलता रहेगा? नाकामयाबी जो आपकी है, आपके एसडीएम साहब का ऑर्डर आपके पुलिस महकमे के लोगों ने उस दिन नहीं माना। इंटेलिजेंस का आउटराइट बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था कि दंगे होने की संभावना है, दंगे हो सकते हैं, उसके बावजूद भी किसी तरीके का प्रिकॉशन नहीं लिया गया। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों के खिलाफ ऑर्डर का अवमानना का मामला बनता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? तो नहीं हुई। तो आपको पुलिस चौकी बनानी है, दिखानी है, आप करिए, लेकिन वकफ के माल पे तो मत करिए। एएसआई के कानून का तो वायलेशन मत करिए। हम आपसे यही तो कह रहे हैं ना कि आपके पास इतनी सारी जगह है,
पूरे संभल के अंदर में बहुत सारी जगहें सरकारी जमीनें होंगी, आप बनाइए वहां पे, और कितनी चौकियां बनाते रहेंगे और कब तक बनाते रहेंगे? सवाल यह है कि लोगों के अंदर में भाईचारगी कैसे बढ़ेगी, उस पर काम करने के बजाय चौकीदारी कैसे बढ़ेगी, ये काम करना तो मुझे लगता नहीं कि इससे तो कभी लोगों के दिलों में वो पैदा होगा एकता की बात और एकता की जहनियत बढ़ेगी। इससे तो तुम गुबार पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर है। लेकिन जो ओवैसी साहब की तरफ से कहना है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, उन्होंने वक्फ नंबर 39A का हवाला भी दिया, लेकिन जो संभल की डीएम है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है वो नगरपालिका की जमीन है। देखिए, उनका स्टेटमेंट मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है। उन्होंने कहीं ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी के पास उसकी कुछ ऑथेंटिक मालिकाना हक है तो वो आएंगे तो हम उसको देखेंगे। मतलब वो खुद भी क्लियर नहीं है कि जमीन उनके पास की है या नहीं है, वरना इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं था। एएनआई का दिए हुए स्टेटमेंट में अगर आप चाहेंगे तो शायद मेरे पास मेरे मोबाइल में भी होगा, आप भी देखेंगे तो मिल जाएगा। इस तरीके का वहां के कलेक्टर साहब का जो स्टेटमेंट आया वो आया है। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, जो एएसआई की नियम है, अगर कोई संरक्षित इमारत है उसके कम से कम 500 मीटर के दायरे में कोई भी इमारत या फिर स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है, और जो वहां की जामा मस्जिद है जहां का भी सर्वे हुआ था वो एएसआई संरक्षित है, इमारत है, उसकी ठीक 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर निर्माण करना, पुलिस चौकी बनाना, कई सारे सवाल ये भी खड़े करता है। देखिए, वो जो पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है वो एक बहुत बड़े हादसे के बाद हुआ है। एएसआई संरक्षित ये मस्जिद है, और जब वो लोग वहां पर कोर्ट के आदेश के बाद वहां सर्वे करने गए थे तो वहां के लोगों ने उनको रोक दिया, और उसके बाद जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई, वहां पर जिस तरीके का बलवा हुआ, जिस तरीके की अफरा तफरी मची, वो सब आपके कैमरे में कैद है, और वो कौन लोग हैं वो कैमरे में साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये पूर्व में प्रायोजित था, और फिर वहां से पाकिस्तान के कारतूस बरामद किए गए। एक व्यक्ति को दिल्ली से पकड़ा भी गया, साठा ऐसे ही कुछ नाम था उनका, जिन्होंने अब जो राज उगले उसकी तारें दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गई। तो अभी ये सारा मामला बहुत बड़े लेवल पर तहकीकात का विषय बन चुका है, और साक्ष्य है पाकिस्तानी कारतूस कहां से मिले, साक्ष्य है कि वहां से जो संदिग्ध पकड़ा गया उसने अपने बयान में जो चीजें कही हैं उसकी तारें देश के बाहर से जुड़ी हुई हैं। तो इन सारी चीजों की तहकीकात चल रही है, मामले की तहकीकात पूरी होने दीजिए। कौन लोग थे, कैसे प्रायोजित किया इस सारे मसले को, ये सारी चीजें कुछ दिनों में स्पष्ट होके खुल के सामने आ जाएंगी। फिर स्वतः दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। अभी इसके ऊपर किसी तरीके की टिप्पणी करना मैं समझता हूं ये बेमानी होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेजर इसी के मेजर आशीष आएंगे आलोक जी आपके पास आएंगे। मेजर आशीष, एक सेकेंड, लास्ट सेंटेंस। जी जी जी। एहतियात के तौर पर वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चौकी वहां पर स्थापित की गई है। मेजर आशीष जी, अगर संवेदनशील इलाका है और जब जुमे की नमाज होती है तब भी देखा जाता है वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती कि दोबारा से फिर उसी तरह का उपद्रव और दंगा वहां पर ना होना पाए। संभल में जिस तरह से तमाम मॉन्यूमेंट सामने आ रही हैं, तमाम पुराने स्ट्रक्चर, ऐतिहासिक इमारतें निकलकर बाहर आ रही हैं, और वो इलाका भी काफी संवेदनशील रहा है। कुछ ऐसे सबूत, ऐसे तथ्य भी एएनआई और एटीएस के हाथ लगे हैं। जांच हालांकि वो चल रही है अभी, लेकिन इलाका संवेदनशील है। वहां पर अगर पुलिस चौकी बन जाती है तो क्या परेशानी किसी को हो सकती है? समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि वो जमीन जहां पर पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं इसके। पहली चीज तो यह है कि जो हमारे यहाँ का जो एक्ट है, जो इस तरीके के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जब उसकी एक क्लियर गाइडलाइंस है कि आप उसके एक सीमित दायरे के अंदर, जो उसका एक निर्धारित दायरा है, उसके अंदर आप कोई नवीन निर्माण नहीं करेंगे। तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया एक एक्ट है।
तो उसका पालन तो प्रशासन को करना ही है ना। मतलब ये कैसी सरकार है जो सरकार द्वारा बनाए गए ही सरकार के आदेश की अवमानना कर रही है? हो गई कि नहीं हो गई? अगर हमारे देश में कानून है इस तरीके का कि इस तरीके की प्रोटेक्टेड जो साइट है उससे आप एक सीमित दायरे में आप कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये एक्ट एग्जिस्ट करता है। तो जब आज ये एक्ट एग्जिस्ट करता है तो आप कोई भी अगर, और वो भी सरकार ही बनाए कुछ ऐसा उसी दायरे के, यानी कि आशीष जी, पुलिस चौकी बनने से कोई दिक्कत नहीं है, बस जिस जगह पर बन रही है उससे परेशानी। बिल्कुल, तो आप उसको जो उसका सीमित दायरा है उसके बाहर बना लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए। भाई हम तो चाहते हैं कि पुलिस चौकियां और पुलिस थाने जो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत कम है, जहां भी जो जनसंख्या होती है पूरे देश में ही कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, पुलिस की कमी है, इसको तो बढ़ाना जरूरी है। तो अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है हम सब उसका स्वागत ही करेंगे, सबको कहीं ना कहीं उससे फायदा ही होगा, नुकसान तो कोई नहीं होगा। लेकिन आप खुद ही सरकार अगर सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को नहीं मानेगी तो फिर आप पब्लिक से क्या अपेक्षा करेंगे और पब्लिक को क्या संदेश देंगे? और फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि उसका जो लैंड का ओनर, राइटफुल ओनर कौन है? कि वक्फ बोर्ड है या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है या नगर निगम है? वो एक सेकेंडरी इशू है कि भाई वो है किसकी, तो उस चीज पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए। और वो तो एक सेकेंडरी इशू है कि जब अगर वो 500 मीटर के अंदर आ रही है तो वहां तो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता ना देश के मौजूदा कानून के हिसाब से। तो अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद ही गलत कर रहे हैं। फिर आप ये बात जो अभी कुछ तार इधर उधर जोड़ने की बात आ रही है, अगर मान लीजिए किसी को कोई कुछ गलत करना है, आशीष जी, तो यहाँ सवाल तो ये भी उठता है कि अगर एसआई के संरक्षण में तो आसपास मस्जिद के तमाम मकान भी बने हुए हैं, वो मकान भी नहीं बनने चाहिए थे। हाँ, अगर उसके सीमित दायरे 500 मीटर के दायरे के अंदर एसआई से संरक्षित कोई इमारत है तो वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना होना चाहिए, चाहे वो मकान हो या फिर पुलिस चौकी हो। बिल्कुल, जो एक्ट आने के बाद तो नहीं, एक्ट आने से पहले अगर बने होंगे तब तो वो जायज हैं, लेकिन अगर एक्ट आने के बाद बने हैं तो वो गलत है। बिल्कुल। आलोक जी, सवाल यही उठ रहा है कि पुलिस चौकी चलिए वहां बन रही है, संवेदनशील इलाका है, ठीक है, लेकिन जिस जमीन पर बन रही है जो एएसआई के नियम है, कम से कम 500 मीटर का दायरा होना चाहिए उस इमारत से जो एएसआई द्वारा संरक्षित है, तो वही जगह क्यों चुनी गई सत्यगृह जो चौकी का नाम दिया गया है चौकी बनाने के लिए? मैंने आपको कहा ना कि वहां पर जिस अप्रत्याशित ढंग से जो बलवा हुआ और जिस तरीके से वहां पर एएसआई के लोगों को अंदर घुसने से जाने से रोका गया वहां के मस्जिद के लोगों के द्वारा, तो और जो आपने अभी अभी कहा है कि उस मस्जिद के इर्द गिर्द 100 मीटर के दायरे में भी रिहायशी मकान बने हुए हैं, तो अगर ढाए जाएंगे तो सब ढा दिए जाएंगे। फिर कानून के तहत ये कहेंगे बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। नहीं, तो वो इमारतें, वो स्ट्रक्चर पुराना है, कोई नया स्ट्रक्चर वहां पर नई इमारत नहीं बननी चाहिए। ये जो बात आप कह रहे हैं ये तहकीकात का विषय है। आप अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपको पक्का पता नहीं है कि ये इमारतें कब बनी है। तो लेट द इन्वेस्टिगेशन बी डन कि ये इमारतें कब बनी, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, और जो उसमें चिन्हित होंगे कि ये सब बाद में बने हैं उनको ढाने की कार्रवाई करें। अरे आपने देखा वहां कि किस तरीके का बलवा हुआ, पत्थरबाजी हुई, एएसआई को रोका गया, उसके बाद अगर उस संवेदनशील जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर एक अस्थाई पुलिस पिकेट बन रहा है, उसमें लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है, कोई वक्फ बोर्ड की जमीन निकाल रहा है, कोई नगर निगम की निकाल रहा है, कोई किसी और की निकाल रहा है, किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी कारतूस कहां से वहां आया, किसी ने ये नहीं कहा कि पत्थरबाजी किसने करवाई, किसी ने ये नहीं कहा कि वहां एएसआई को जाने से किसने रोका, और तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। राज्य का काम है सुरक्षा देना, शांति व्यवस्था कायम रखना, और अगर शांति व्यवस्था के तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से वहां पर एक पुलिस पिकेट अस्थायी रूप से बनाई जा रही है, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? वहां पीसी तो प्रिवेल करेगा उनके आने के बाद, या उनके आने के बाद वहां बलवा होगा।
नहीं तो इस बात की जानकारी प्रशासन को भी रही होगी ना कि दोबारा अगर वहां सर्वे किया जा रहा है तो वहां पर हिंसा भड़क सकती है। इस तरह के इनपुट से तमाम खुफिया एजेंसियों के द्वारा दिए गए होंगे ना, उसके बावजूद वहां पर दोबारा सर्वे करने के लिए टीम क्यों गई? और अगर गई भी तो उतने इंतजाम क्यों नहीं वहां पर थे कि हिंसा को रोका जा सके? ये भी तो सवाल उठना है यहां पर। देखिए, किसका फेलियर था ये? देखिए, इसमें प्रशासन के पास अगर इस तरीके के पुख्ता सबूत होते तो शायद वो कुछ और इंतजाम से जाते। कहीं चूक हो गई। सबसे बड़ा देश है यूएसए, सबसे बड़ी व्यवस्था है उसकी, कानून व्यवस्था की, सबसे इंटेलिजेंट फोर्स उसका है सीआईए, और 26/11 हुआ कि नहीं? तो हिंदुस्तान तो अभी उतना सशक्त नहीं है। और जिस तरीके से विनाशकारी तत्वें हमारी व्यवस्था के चूल्हे हिलाने पर लगी हुई हैं, गजवाए हिंद का सपना लेके चल रही हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो हमको तो ऐसी ऐसी चीजें झेलनी पड़ेंगी। कश्मीर में कितने सालों तक पत्थरबाजी होती रही? मामला ठंडा किया ना हमने। कितने दिनों तक 370 हटाने की बात होती रही? हटाया ना हमने। 35A को निषेध किया ना हमने। इसी तरीके से वहां भी कानून व्यवस्था के तहत हमने वहां एक पुलिस पिकेट बनाया है। उससे वहां के लोगों को साथ देना चाहिए, बजाय कि उस पर अनर्गल डिस्कशन करके बातों को उलझाए रखें। अरे अभी तहकीकात चल रही है, पकड़े गए हैं लोग जिन्होंने बयान दिए हैं, उस सबकी जांच होने दीजिए, उसमें साथ दीजिए, बजाय कि पुलिस चौकी हट जाए और फिर वहां पर कुछ बलवा हो जाए, कुछ लाशें गिर जाएं। तो ये आपको मंजूर है? ठीक और है। पुलिस वहां रहे, वहां की व्यवस्था को टाइट करके रखे, परिंदा भी न पर मार सके, तो वो आपको मंजूर नहीं है। ठीक है दानिश जी, इसी सवाल का जवाब आपसे। अगर इलाका काफी संवेदनशील है, वहां पर कई ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत एटीएस और एनआईए के हाथ लगे हैं, पाकिस्तानी कारतूस मिला है, तो इलाका काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। हिंसा में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पूछताछ हुई हैं। कुछ ऐसा जरूर रहा होगा प्रशासन के इनपुट में कि वहां पर पुलिस चौकी बनाना आवश्यक रहा होगा, तो अगर बन रही है तो क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूं, आलोक वत्स साहब ने, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि कोई ये नहीं, इसको कहने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के जो वो है हथियार वो इस्तेमाल हुए। ये हाँ बिल्कुल हम इस्तकबाल करते हैं, सही बात कह रहे हैं आपको कि किसी ने ये नहीं कहा, लेकिन अगर ये जैसे ही हम कहेंगे तो फिर आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। मुझे ये बताइए, ये नाकामी किसकी है? योगी सरकार की है। ये नाकामी किसकी है? बॉर्डरों को सील नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान तक से हथियार आ रहे हैं, तो ये नाकामी किसकी है? तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें हैं। दूसरे नंबर की बात, मैं पुलिस चौकी बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ ये भी मैं आपको बता दूं। दरअसल देश का जो हमारा सोशल कल्चर है, मुझे ये लगता है कि देश में इस तरीके की चौकियां बनाने से बेहतर है कि हमारे यहाँ एक तरीके के कॉमन जगहें बने जहां पर मुसलमान और हिंदू आके आपस में बात कर सके, अपनी बात कह सके, अपनी बात सुन सके, बजाय इस तरीके की चौकियां बनाने से। ये चौकियां बनाने से, मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि आप क्या चौकी बनाएंगे? हर एक मकान के बगल में एक चौकी बना देंगे, कहां तक पहुंचाएंगे? अल्टीमेटली तो हमारे जो भारत की जो सोशियलिटी है, जो इक्वालिटी है, जो समानता है, जो एकता और अखंडता जो है हमारे मुल्क की, तो उन चीजों को किस तरह से प्रोत्साहित करके सामान्य नागरिक या सामान्य वर्ग को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का आसान रास्ता निकाला जाए, बजाय इसके कि आप चौकी बना लेंगे। मुझे ये बताइए, चौकियां बनाने से रास्ते हल हो गए हैं क्या? ऐसी जगह चौकियां बन गई हैं जहां फिर दंगे नहीं हुए? दंगे कैसे रुकेंगे? इसकी पॉलिसी होनी चाहिए। पुलिस थाना बनाने से या पुलिस चौकी बनाने से रास्ते निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो ज़हनियत है वो दिशा विहीन हो चुकी है, बजाय इसके कि कॉमन प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। समाज के अंदर में जो विभेद बढ़ता जा रहा है, इस तरीके के लोग जो पिटीशन करते हैं, जो दो घंटे के अंदर नहीं, तो शांति व्यवस्था कैसे बनेगी? जब दोनों संप्रदाय के लोग चाहेंगे तब बनेगी ना। कोर्ट का आदेश था, सर्वे हो रहा था, हो जाने देते, आराम से कोर्ट में सारी चीजें सुनी जाती, उसके बाद जो निर्णय होता वो सबके सामने होता। हाँ,
मैं आपको वही कह रहा हूं कि सारी कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी की पेनिट्रेटेड है और उसका मुख्य सूत्रधार मुझे जो जहनियत में नजर आता है वो विशु शंकर जैन है। क्योंकि देखिए पहली बार का सर्वे तो बिल्कुल आराम से पूरा हो गया, कोई ये कहता है कि बाकी था नहीं था 2 नंबर की बात है, लेकिन पहले दिन कोई झगड़ा हंगामा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बार जब वो लौट के आते हैं तब वो नारेबाजी। अब आप मुझे ये बताइए, प्रशासन के घेरे में, आप सरकारी घेरे में चल के आपके पीछे की जो नारेबाजी कर रहे हैं, तो आप मतलब क्या करना चाहते? तो मुझे तो ये लगता है कि हमको और किसी देश में विदेश में जाने की बात में जरूरत है, लेकिन पहले जो लोग इस तरीके के यहाँ पर पेनिट्रेट है, जो समाज के अंदर में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग तो आइडेंटिफाई हो, उनका तो वो तत्व वो होना चाहिए कि कम से कम ये लोग अल्टीमेटली चाहते क्या है और क्यों चाहते हैं, क्या मकसद है उनका। देखिए ये सिर्फ विष्णु शंकर जैन की यहाँ की बात नहीं है, उन्होंने एक क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में भी इस तरीके की बात करने की कोशिश की थी कि हम जूनागढ़ में जैनों का तीर दिलाएंगे। मतलब क्या करना चाहते हैं वो देश में? तो ऐसे लोगों का इन्वेस्टिगेट करके और उनके ऊपर एफआईआर करने के बजाय कहीं कहीं की और बातें घुमा रहे। ठीक है, अगर कहीं कोई तफ्तीश में चीजें निकल के आती हैं, अच्छी बातें आनी चाहिए, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि कानून और व्यवस्था बनाने का जिम्मा राज्य और केंद्र सरकार का था। ठीक है, सरकार का जिम्मा था कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। हिंसा हुई, संभल में कई तरह की चेकिंग अभियान चलाए गए और उसमें जो चेकिंग अभियान हुआ उसमें कितनी जगहों पर बिजली चोरी की शिकायत पकड़ी गई, मस्जिद में भी बिजली चोरी की जा रही थी, उसका जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, चोरी का मामला ऐसा है कि चोरी के मामले में अगर देखेंगे तो इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, न जाने किस किस तरह की चोरी। अरे तो सब चोर हैं, कहता हूं कि तो जिम्मेदार नागरिक वो भी चोर बन जाएंगे, उनकी अपनी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो तो है ही। मुझे ये बताइए, अगर 16 लाख करोड़ रुपए अगर मोदी जी ने अपने मित्रों को दे दिए हैं तो ये बताइए वो क्या साहूकार हैं? कौन है फिर वो? चलिए ठीक है, मेजर आशीष जी, जिस तरह से एक पुलिस चौकी को लेकर लगातार विवाद खड़ा हो रहा है कि जिस जगह पर पुलिस चौकी बन रही है वहां पर नहीं बननी चाहिए, कोई दूसरी जगह पर बननी चाहिए थी, और जैसा कि दानिश जी कह रहे वो तो पुलिस चौकी बनने के पक्ष में ही नहीं है कि पुलिस चौकी वहां पर बननी ही नहीं चाहिए। नहीं देखिए, पुलिस चौकी तो मुझे लगता है कि बहुत जगह बननी चाहिए, केवल वहां नहीं, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध होता है, तो पुलिस की कमी तो है ही है, और कहीं ना कहीं इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस चौकियां हों। नहीं तो वो कह रहे हैं कि पुलिस चौकी इसका समाधान नहीं है। नहीं देखिए, वो दूसरे विषय की बात कर रहे थे, जहां तक मैं समझ पाया हूं, वो अपराध की बात नहीं कर रहे थे, वो हिंदू मुस्लिम जो एक आज ये पिछले 10 साल से, जब से मोदी सरकार बनी है तब से ये जो देश में अचानक ही हिंदू जागरण मंच एक हो गया है कि हिंदू जाग जाओ और हिंदुत्व बचाओ, और ये सब 2014 से जो ये चीजें शुरू हुई हैं, इसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टीवी डिबेट्स पे पाबंदी लगाई कि भाई इस तरीके की डिबेट्स ना हो, सोशल मीडिया पे आप देखिए कि कहां से कहां की बातें आती रहती हैं। तो समझने की बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को उसके अपने माध्यम से, अपने सोशल मीडिया से क्यों इस तरीके की बातों को रख रही है, यहाँ ये भी समझने की बात है। बहुत छोटी सी बात आप देखिए कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो देश में जो एक नागरिक के ऊपर सबसे ज्यादा किसी चीज पे अगर टैक्स देना पड़ता था वो था मात्र 14%। आज ये वसूल रहे हैं 28 से 35%। आप देखिए 28 से 35, मतलब दुगने से भी ज्यादा लगान। बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसपे कभी ना औरंगजेब ने ना अंग्रेजों ने टैक्स लगाया, जैसे दूध, दही, कफन, इस पे इन लोगों ने टैक्स लगा दिया जो कभी नहीं लगा था इस देश के नागरिक के ऊपर। आज पेनल्टीज देख लीजिए आप, किसी आपने हेलमेट नहीं लगाया 10,000 पेनल्टी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई 20,000 पेनल्टी, मतलब ऐसे ऐसे इन्होंने फाइन लगाए हैं। आपने थोड़ा लेट कर दिया कोई रिटर्न फाइल करने में, उसमें हर जगह पेनल्टी पेनल्टी हर जगह पे लगा दी इन्होंने। तो एक नागरिक के ऊपर आपने इतना चीजें लाद दी, अच्छा उसका लाभ आपने देश में किसी को कहीं कुछ दिया नहीं, तो अब ध्यान कैसे बढ़ता है? तो यहां आती है ये बातें कि पाकिस्तान से कारतूस आ गए। आप समझिए साहब, आपको किसी को गोली मारनी है, आप अगल बगल अड़ोस पड़ोस कहीं से कारतूस लेने जाएंगे या सीधे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे यार मुझे गोली चलानी है, जरा मैं पाकिस्तान से कारतूस लेके आता हूं। और ये कारतूस कब मिलते हैं? 6-8 दिन बाद पुलिस को मिलते हैं, मतलब 6-8 दिन तक पुलिस भी घूमती रही, पब्लिक भी घूमती रही, कारतूस वहीं पड़े हुए थे। कैसी बातें कर रहे हैं? समझने वाली बात कि कितनी, मतलब ऐसी बात है, मतलब ये लॉजिकल नहीं है ना ये सब बातें। आलोक जी देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है जब इस तरीके की बातें लोग करते हैं
जो मेन मुद्दा है उसको तो ये लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं कि पाकिस्तान क्यों जाएगा लाने। अरे आप वहां से जो आदमी पकड़ा गया है उसने जो बयान दिए हैं, उसने जो बातें कही है कि ये इंटरनेशनली इसकी फंडिंग की गई और इंटरनेशनली इसको उकसाया गया, वहां से संचालित किया गया, उस पर आप लोग कुछ नहीं कहने को तैयार हैं कि जो आदमी पकड़ा गया उसने जो बातें कही। उन्होंने पैसे भेज दिया आलोक जी और वो पाकिस्तान चला गया कारतूस लेने और पाकिस्तान से कारतूस लेके आ भी गया। देखिए, पाकिस्तान से कारतूस लाने की जरूरत नहीं है, तो फिर कोरियर कर दिया वहां से किसी। वो चीजें यही छिपा के रखी गई थी और उसको यहाँ डाइवर्ट किया गया। यहाँ तो छिपाई तब जाएंगी ना आलोक जी जब वहां से आएंगी। आलोक जी वहां से आएंगे तब तो छिपाई जाएंगी। अरे पहले से ला के रखी हुई है, यहाँ बहुत सी चीजें ला के रखी गई हैं जो अभी नहीं पता लग रहा है। अभी धीरे धीरे रोज ही पकड़े जाते हैं, रोज ही पकड़े जाते हैं अवैध हथियारों के साथ, लोग रोज ही पकड़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं। इसलिए ये मत कहिए कि वो जाके लाने की बात, ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको ये सप्लाई करते हैं। जब इनके आका ऊपर से इनको बोलते हैं इसको कहाँ भेजना है, ये सब बातें मत कहिए। हिंदुस्तान बहुत ऐसे दंश झेल चुका है, लेकिन अब मोदी के नेतृत्व में ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, समय कम है। आप तीनों लोगों का न्यूज एसेट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संभल हिंसा के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जो सत्यग्रह पुलिस चौकी वहां पर बन रही है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, डीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जमीन नगरपालिका की है। हालांकि यह जमीन किसकी है ये भी एक जांच का विषय है। और एएसआई की जो नियम है कि अगर कोई मॉन्यूमेंट है, इमारत है, एएसआई संरक्षित है, वहां से 500 मीटर की दूरी पर कोई नया निर्माण होना चाहिए, उस नियम को भी यहां पर ताक पर रखा गया है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल ही और ये